मुंबई आज देश का सबसे अमीर शहर है, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ। 4 ट्रिलियन डॉलर्स या 34 लाख करोड़ रुपए की इंडिया की पूरी जीडीपी में से लगभग 3% कंट्रीब्यूट करती है सिर्फ एक ये सिटी। दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर भी है, जहां पर देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं, 46,000 मिलियनियर्स और 92 बिलियनियर्स जैसे मुकेश अंबानी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो, या टाटा ग्रुप, एसएल ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनीज की, सब इधर से ही ऑपरेट करते हैं। देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉलीवुड और इसके अलावा इंजीनियरिंग, डायमंड पॉलिशिंग, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी 1.5 गुना ज्यादा है इंडिया की एवरेज से, 3.5 लाख रुपीज। इसके अलावा देश की सबसे पॉपुलर सिटी भी है ये 1.2 करोड़ लोगों के साथ, लेकिन हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 1500 से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और पहले दूसरी सिटीज होती थी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती थी देश में। लेकिन मुंबई ब्रिटिश राज में काफी उभर के आई है। कैसे बना ये सबसे अमीर शहर और क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है फ्यूचर में और ग्रोथ के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री से ही मुंबई में कई इंडिजिनस ट्राइब्स रहती थी, जिनके बारे में हमको बुक्स और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में पता चला। वो हैं कोलीज एंड आगरी। ये दोनों ही फिशिंग कम्युनिटीज थी जो मछली पकड़ के और एग्रीकल्चर करके अपना जीवन यापन करती थी। जिस जगह को हम आज मुंबई सिटी के नाम से जानते हैं, इस पूरे समय यहाँ पर बस बॉम्बे आइलैंड, परेल, मजगांव, माहिम, कोलाबा, वर्ली, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड, जिसको आज हम लिटिल कोलाबा के नाम से जानते हैं। पूरी हिस्ट्री ये रीजन कई डायनेस्टीज के अंडर आया है, कुछ इंडिजिनस और कुछ बाहर वाली, जिन्होंने इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया अलग अलग तरीकों से। 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर, जिसे अशोका द ग्रेट रूल कर रहे थे, उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू किया और इन आइलैंड्स को भी कैप्चर कर लिया। अपने पीक टाइम में मौर्यन एम्पायर 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, अभी के ईरान से लेके म्यांमार तक। मुंबई में जो कन्हेरी केव्स मौजूद हैं, उनके अंदर सुंदर आर्टवर्क, इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स को इसी टाइम पीरियड में बनाया था मॉन्क्स, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट ने बुद्धिज्म से रिलेटेड। मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद ये आइलैंड्स 185 बीसी में सतवनाज के कंट्रोल में आ जाते हैं, जिन्होंने सोपारा पोर्ट बनाया। ये तब वेस्टर्न इंडिया का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बॉम्बे पोर्ट के बाद, जो आज के गुजरात में आता है। इससे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, कोचिन, अरेबिया और ईस्टर्न अफ्रीका के साथ ट्रेड किया जाता था। यहाँ तक कि रोम से भी कनेक्शन था इसका। ज्यादातर कॉइन्स, टोपैज, कपड़े, लिनन, कॉपर और वाइन जैसे आइटम्स का ट्रेड होता था। ये एंशिएंट पोर्ट आज के नाला सोपारा के पास स्थित था। कई और डायनेस्टीज के कब्जा करने के बाद साल 810 में शिलहारा किंगडम ने इस पर राज किया, जिन्होंने वाल्केश्वर मंदिर और बाणगंगा लेक बनवाई फ्रेश वाटर के लिए। तब के समय में ड्रिंकिंग वाटर की कमी थी रीजन में, इसलिए इसे बनाना जरूरी साबित हुआ। लोग अपना घर बनाने से पहले देखते थे कि वहाँ पीने का पानी कितनी दूर है। 13th सेंचुरी तक मुंबई हार्बर एक बड़ा पोर्ट बन चुका था, जहाँ पर लंबे सफर पर आने वाली शिप्स रुकती थी। फेमस वेनिशियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो जब चाइना से होते हुए अपने घर जा रहे थे 2 साल की सी जर्नी से, तब उनकी शिप भी यही मुंबई हार्बर पर रुकी 1292 में 5 महीने के लिए। उसी शताब्दी में राजा भीमदेव ने अपने किंगडम की स्थापना की इधर और माहिम आइलैंड पर अपनी राजधानी बनाई महिकावती नाम से। मुंबई की स्थापना में उनका बड़ा रोल माना जाता है आज भी। 14th सेंचुरी में ये आइलैंड्स गुजरात सल्तनत में आ गए थे, जिनके अंडर इनका प्रॉपर सर्वे करवाया गया ताकि रेवेन्यू सिस्टम और गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। इस समय तक पोर्ट में देश विदेश के ट्रेडर्स आने की संख्या भी बढ़ गई, सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तेजी से हो रहा था, जिससे इसकी एक स्ट्रॉन्ग लोकल इकोनॉमी भी स्टैब्लिश हो गई। यही रीजन था कि 1491 से 1494 के बीच यहाँ पर पायरेसी भी देखने को मिली, जिसमें लुटेरे इन शिप से सामान को लूट लेते। कुछ साल बाद 1534 में बहादुर शाह और पोर्चुगीज के बीच में ट्रीटी ऑफ बसई साइन हुआ, जिससे ये सातों आइलैंड्स पोर्चुगीज के रूल में आ गए। दरअसल पोर्चुगीज चाहते थे इंडिया से यूरोप के बीच स्पाइस ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल करना, इसलिए उन्होंने गुजरात सल्तनत के खिलाफ वॉर लड़ा और हराने में कामयाब रहे। कंट्रोल लेने के बाद पोर्चुगीज ने एक्टिव रोल प्ले किया इकोनॉमी के अलावा दूसरे एरियाज में अपना कंट्रोल दिखाने का। कई चर्चेज बनाए गए और कल्चरल ऑर्डर्स दिए गए जो इनको फेवर करते थे। इसके अलावा उन्होंने ट्रेड को भी बढ़ाना शुरू कर दिया यहाँ से। इनको देखते हुए कई दूसरी यूरोपियन पावर्स ने भी इंडिया और इंडो चाइना रीजन में स्पाइस ट्रेड पोर्ट्स एस्टैब्लिश करने का सोचा। सबसे पहले डच ट्रेडर्स आए थे और उसके बाद में इंग्लिश। उस समय बॉम्बे का मेन ट्रेड
कोकोनट और कॉयर होता था। कॉयर उस नेचुरल फाइबर को कहते हैं जो कोकोनट के आउटर हस्क से निकाला जाता है फ्लोर मैट्स, ब्रशेस और मैट्रेसेस में यूज करने के लिए। वहीं ब्रिटेन में बहुत सारे मर्चेंट्स और एक्सप्लोरर्स ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया 1600 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ट्रेड करने के एम से। अब उनको पता था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करना है तो उनको एक नए नेवल बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज ऑपरेट कर रहे थे जिनके साथ कभी भी लड़ाई होने के आसार थे। इस नेवल बेस के लिए उनको बेस्ट लोकेशन लगी बॉम्बे। तभी उनके बीच पोर्चुगीज से बॉम्बे को खरीदने की बात उठने लगी, लेकिन ऐसा कभी हो ना सका। मगर उन्हें इससे भी बेहतर डील मिल गई जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने पोर्चुगल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी की मई 1661 में, जिससे उन्हें ये बॉम्बे आइलैंड्स दहेज के रूप में मिले। उसके बाद इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया गया अपने ट्रेड एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके अंडर ही बॉम्बे में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, जिसने आज इसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया। बढ़ते बिजनेस की वजह से चीटिंग और फ्रॉड केसेस भी बढ़ने लगे, तभी प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम की जरूरत पड़ी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक जज एडवोकेट को अपॉइंट किया गया इसे मैनेज करने के लिए। बॉम्बे के गवर्नर ने देश भर से बिजनेस कम्युनिटीज को इधर अट्रैक्ट करने के लिए भी कई इंसेंटिव्स देना शुरू किया जो कामयाब रहे। 1670 में एक पारसी बिजनेसमैन भीमजी पारिक ने पहली बार बॉम्बे में प्रिंटिंग प्रेस को इंपोर्ट किया। इंडियन लैंग्वेज में लिटरेचर को प्रिंट करने का ड्रीम था उनका, जिसे वो अचीव तो नहीं कर पाए, लेकिन इंग्लिश में जरूर कुछ प्रिंट करने में कामयाब रहे। इस मशीन को उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मंगवाया था। कंपनी भी यहाँ के लोगों को बिजनेस सेटअप करने में सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि इसमें उनका भी फायदा था। इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बॉम्बे सिटी को डेवलप कर रही थी कंपनी। तभी पॉपुलेशन में भी एक्सप्लोजन देखने को मिला। 1661 से 1675 के बीच शहर की पॉपुलेशन 10,000 से बढ़कर 60,000 तक पहुंच गई। बॉम्बे अब उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया था कि उन्होंने अपनी मेन होल्डिंग्स को सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया और अपना हेडक्वार्टर भी बनाया इधर। सेंचुरी के एंड तक कई सारे ब्रिटिश और इंडियन ट्रेडर्स यहाँ पर आ चुके थे अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश और ग्रो करने के लिए। मक्का और बसरा जैसे अरेबियन शहरों के साथ बॉम्बे ने सॉल्ट, राइस, आइवरी, क्लोथ, लेड और स्वॉर्ड ब्लेड्स जैसी कमोडिटीज को ट्रेड करना शुरू किया जो काफी वैल्यूएबल होती थी। बढ़ती शिप मूवमेंट से उनकी मेंटेनेंस भी चाहिए थी, तभी इधर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई जो काफी सक्सेसफुल रही। लवजी नुसरवानजी वाडिया फैमिली से थे जिनका काम शिप्स बनाने का था। उन्होंने 1750 में बॉम्बे ड्राई डॉक का निर्माण करवाया जो पूरे एशिया का पहला ड्राई डॉक बना। उनकी कंपनी ने 335 शिप्स बनाई कई कंपनीज के लिए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश नेवी भी शामिल थी। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में से एक बन गया एशिया का। इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ाने के लिए तब बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने सातों आइलैंड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम शुरू किया। इसमें मेजर कॉजवेज बनाकर सारे आइलैंड्स को सिंगल लैंडमास में मर्ज करने का काम चला, जो कि 1845 तक जाकर पूरा हुआ। स्टार्ट होने के 70-80 साल बाद हैदराबाद से बहुत सारे कारीगर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी बॉम्बे में शिफ्ट हो गए बढ़ती कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से। इतने सारे नए लैंड को डेवलप करना और उस पर बिल्डिंग्स बनाने का एक रश शुरू हो गया। 1804 में बॉम्बे में फैमिन भी आ गया, जिसका एक रीजन ज्यादा इमिग्रेशन भी बताया जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए थे और फूड सप्लाई उससे कीप अप नहीं कर पाया। लेकिन मेन रीजन तो ब्रिटिश का फूड सप्लाई जरूरत के हिसाब से ना बढ़ाना ही माना जाएगा। उनको ये भी डर था कि मराठा सिटी को कैप्चर ना कर लें। हालांकि 1870 में बाजीराव पेशवा को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इकोनॉमिक और एजुकेशनल प्रोग्रेस पर थोड़ा और फोकस करना शुरू किया। इसी समय भोर घाट से होते हुए एक रोड भी कंस्ट्रक्ट की गई ताकि डेक्कन और बॉम्बे के बीच ट्रेड को आसान बनाया जा सके। खुलने के तुरंत बाद ट्रेड में इजाफा देखने को मिला। 1838 में कोलाबा और लिटिल कोलाबा आइलैंड्स को भी कनेक्ट किया गया आपस में कोलाबा कॉजवे की मदद से। अपने एम्प्लॉयज के बच्चों की एजुकेशन के लिए कंपनी ने 1822 में एल्फिंस्टोन हाई स्कूल ओपन किया। अगले सालों में ऐसे और स्कूल्स खुले। कुछ साल बाद एल्फिंस्टोन कॉलेज और चेंबर ऑफ कॉमर्स भी खोले गए कमर्शियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। हायर एजुकेशन बिजनेस बनाने में भी काफी फोकस रखते थे। फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बैंक ऑफ बॉम्बे को भी एस्टैब्लिश किया गया जो बॉम्बे का ओल्डेस्ट बैंक था, जिसे 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता और मैड्रास के साथ मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, जो इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। यानी ये बैंक आज के SBI का प्रीडिसेसर है, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए 1845 में ग्रांट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें कंपनी एम्प्लॉयज का अच्छा इलाज हो जाता था। उसी साल माहिम और बैंड्रा को आपस में कनेक्ट करने का भी काम पूरा हो गया। ट्रेड तब मोस्टली रोड से ही होता था। मैनुअली बुलक कार्ट्स पर सामान को पोर्ट्स लाने ले जाने में काफी टाइम लगता था। उसी दौरान ब्रिटेन में ट्रेन चलने लगी जो काफी पॉपुलर हो रही थी, तो उसे इंडिया में भी बनाना शुरू किया गया उसी समय। अप्रैल 1853 में ये बनकर भी तैयार हो गई। बॉम्बे से थाने के बीच जो इंडिया की
पहली पैसेंजर रेलवे बनी। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसको देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। कुछ साल बाद बॉम्बे से बड़ौदा के बीच भी रेलवे लाइन बनी, जहां सबसे ज्यादा ट्रेड देखने को मिलता था। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम से इंडिया की पहली कॉटन मिल बनी, जिससे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जन्म हुआ। अगले 100 साल से भी ज्यादा समय तक इसका इन्फ्लुएंस सिटी में बरकरार रहा, जहां पीक टाइम में देश की सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स इधर ही मौजूद थी। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे भी इसी टाइम में बनी, जो यूके लेवल की हायर एजुकेशन देने लगी इधर। 1850s में ही कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कमर्शियल बैंक, आगरा एंड यूनाइटेड सर्विस, चार्टर्ड एंड सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया स्टार्ट हुए, जिससे धीरे धीरे बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल बनने की ओर जाने लगा। 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर के कारण अमेरिका से कॉटन जाना बंद हो गया यूके और यूरोप में, जिससे कॉटन शॉर्टेज दिखने को मिला उधर। इससे इंडिया और स्पेशली बॉम्बे को तो काफी फायदा हुआ। इधर की मिल्स ने प्रोडक्शन बढ़ाई डिमांड को मैच करने के लिए, और पास के पोर्ट का भरपूर इस्तेमाल किया यूरोप में अपना कॉटन भेजने के लिए। 1869 में सुएज कनाल खुल जाने से सोए पे सुहागा हो गया बॉम्बे के लिए, जिससे ट्रेड अचानक से काफी बढ़ गया। शिप्स को अब इंडिया से यूरोप जाने के लिए अफ्रीका को पूरा घूम कर नहीं जाना पड़ता, अब सुएज से शॉर्टकट ले सकते थे, बहुत सारा टाइम और पैसा बचाते हुए। इन सारी डेवलपमेंट्स और सिटी को बेहतर मैनेज करने के लिए बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया गया 1870s में। इनसे अब फंड्स बेहतर तरीके से एलोकेट किए जा सकते थे पब्लिक वर्क्स के लिए, पहले की ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करते हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कल्चर भी रोल प्ले करता है सिटी की ग्रोथ में। पॉपुलर कल्चर के लिए बहुत बड़ा साल था 1913, जब दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। यहीं से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जन्म भी माना जाता है। सौरभ मोदी, हिमांशु राय, वी शांताराम, शाशधर मुखर्जी और अर्देशीर ईरानी जैसे कई प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को बनाना शुरू किया। इनकी पॉपुलैरिटी एक्सप्लोड हुई, जिससे बॉम्बे एक तगड़ा बेस बन गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। इंडिया का पहला एयरपोर्ट जुहू एरोड्रोम भी इधर ही बनाया गया। इस पर और CSMI एयरपोर्ट के ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया, जिसने इंडिया पर भी कहर ढाया। गवर्नमेंट की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से हर चीज के दाम बढ़ने लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी गिरे, साथ ही रेलवेज और एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा असर पड़ा। और क्योंकि बॉम्बे इन सब पर ही डिपेंड करता था, तो इसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेट हो गई 1933 से 1939 तक, जिसके बाद फिर से ग्रोथ वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने पर ही आई, जब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई वॉर के लिए। फूड, आयरन और कॉटन एलाइड सोल्जर्स के लिए राशन, एम्यूनिशन और यूनिफॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। ब्रिटिश राज के समय ये पूरा रीजन बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था। कोंकण से सिंध तक पूरे प्रोविंस में 432 फैक्ट्री थी, जिनमें से 2/3 तो अकेले बॉम्बे सिटी में ही लोकेटेड थी। ये ज्यादातर कॉटन की प्रिपरेशन और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। मिल्स के अलावा 1,78,000 हैंडलूम वीवर्स भी थे इधर। वॉर के बाद 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म हुआ देश में। आखिरी ब्रिटिश ट्रूप्स बॉम्बे से निकली कुछ महीने बाद गेटवे ऑफ इंडिया से 282 साल लंबे पीरियड का अंत करते हुए, जब ब्रिटिश पहली बार इंडिया में आए थे। आजादी के समय बॉम्बे एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में था, बड़ी पोर्ट सिटी जो ना सिर्फ पूरे देश से बल्कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड थी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस के साथ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी रिस्ट्रक्चर करके 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स बनाए गए। इंडिपेंडेंस के बाद बॉम्बे की पॉपुलेशन में तेजी आई, पार्टीशन के रेफ्यूजीज आने से और देश के सिर्फ कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियल बेसिस में से एक होने की वजह से। बढ़ती पॉपुलेशन के लिए कंस्ट्रक्शन बूम आया अगले दशकों में। तीनों ओर से सी से घिरे होने की वजह से इधर बाहरी एक्सपेंशन तो नामुमकिन था, तो इसलिए बिल्डिंग की हाइट्स बढ़ने लगी डेंसिटी के साथ। जहां लैंड प्रीमियम पर मिलता है, वहां बिल्डिंग्स लंबी हो जाती हैं। तभी यहां आज देश के सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स भी देखने को मिलते हैं। 200 से ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं इधर, जिनकी हाइट 150 मीटर से लंबी है। इसके बावजूद कुछ लैंड रिक्लेमेशंस हुए हैं, जैसे रोड्स के लिए। लेटेस्ट एग्जांपल है इसका मुंबई कोस्टल रोड। 1972 में बॉम्बे के पास में ही एक अर्बन टाउनशिप को प्लान किया गया, जिसको उस टाइम पर न्यू बॉम्बे नाम दिया गया, लेकिन आज हम उसको नवी मुंबई के नाम से जानते हैं। 1980s तक तो सिटी की इकोनॉमी में टेक्सटाइल और सी पोर्ट के अलावा नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने भी पकड़ मजबूत बना ली थी। पुरानी बड़ी बिजनेस फैमिलीज टाटाज, बिरलाज, बजाज, श्रीराम्स और गोयनकाज ने डोमिनेट किया मार्केट को, लेकिन कुछ नई एंट्रीज भी उभरने लगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने टेक्सटाइल से शुरुआत की और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में घुस रहे थे। इसके अलावा अजीज प्रेमजी की विप्रो और नारायण मूर्ति लेड इन्फोसिस ने भी वेव्स क्रिएट करनी शुरू कर दी IT इंडस्ट्री में। 1990s में बढ़ते मराठी मूवमेंट के बाद और एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट के चलते
बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रख दिया गया। ये नाम आया मुंबई देवी से, जिसमें वो माँ को आई बोलते थे, तो इसलिए बन गया मुंबई। अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को मुंबई टेक्सटाइल मिल और सीपोर्ट को क्रेडिट दे सकती है 1980s तक, लेकिन अब इंजीनियरिंग, डायमंड पॉलिशिंग, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज ने स्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय करने का काम किया है। देश के दोनों मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस भी इधर ही हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया के 9th और 10th सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। ब्रोकरेजेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ज्यादातर स्टेट ओन्ड और कमर्शियल बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी हैं। साथ ही फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज सेबी और आरबीआई भी इधर ही लोकेटेड हैं, इसलिए इसका नाम फाइनेंशियल कैपिटल पड़ गया देश का। इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ी है। आज ये देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है 1.2 करोड़ लोगों के साथ, और दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया 2.2 करोड़ लोगों के साथ। आज देश की 10% फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, 30% इनकम टैक्स कलेक्शन, 60% कस्टम ड्यूटी कलेक्शन, 40% फॉरेन ट्रेड और 1,60,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स आता है अकेले मुंबई से। इसके अलावा 25% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और 70% इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी यही शहर रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया का लार्जेस्ट सबर्बन रेलवे नेटवर्क, बहुत बड़ा बस नेटवर्क, वेस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन और सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी मौजूद है इधर, जो देश और दुनिया के कोने से पैसेंजर्स को मुंबई में लाने ले जाने का काम करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म्स इंडिया में ही बनती हैं। लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी इधर ही है, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट सिटी का दर्जा भी मिला हुआ है इसको। इन स्किल्ड लेबर के साथ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर जैसे रोड साइड हॉकर्स, ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, हाउसकीपर्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। इनके माइग्रेशन से और बहुत महंगी हाउसिंग की वजह से इनकी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है, जैसे धारावी में, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम है। इसका रीज़न महंगी हाउसिंग के अलावा कोई सोशल हाउसिंग प्रोग्राम ना होना भी है शहर में। मुंबई, जिसका जन्म एक पोर्ट सिटी के रूप में हुआ था, आज भी इसका पोर्ट JNPT देश का सबसे बिजी कंटेनर पोर्ट है। इसके बारे में हमारी डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। मुंबई की इंपॉर्टेंस बरकरार रखने के लिए और फ्यूचर में बढ़ती इंडस्ट्री और पॉपुलेशन हैंडल करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया है। इसमें रोड्स, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट, स्लम रीडेवलपमेंट और इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए नई पॉलिसीज बनाना भी शामिल है। धारावी में टेम्पररी सेटलमेंट्स को हटाकर वहाँ रह रहे लोगों को पक्के मकान दिए जाने का प्लान है धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर। ये लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें इधर बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनीज, ऑफिसेज और कमर्शियल स्पेसेस बनाए जाएंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट, जो मेट्रोपॉलिटन रीजन का दूसरा एयरपोर्ट बन जाएगा, इस पर भी स्पीड से काम चल रहा है। मार्च 2025 तक खुलने की उम्मीद है 2.5 करोड़ पैसेंजर कैपेसिटी के साथ। इसके अलावा मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो रिसेंटली खुला है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसका पहला फेज 2025 तक खुलने की उम्मीद है। मेट्रो की 8 अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस, ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु, जो इसी साल खुला है, और ऐसी कई और प्रोजेक्ट्स मुंबई को दुनिया की सबसे बड़ी सिटीज के लेवल पर लाने का काम करेंगे। इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाई है हमने। इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।